सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द गैस एक्सचेंज। ठीक है, अब गैस एक्सचेंज में हमने अब तक हमने क्या किया कि एयर लंग में आ गई है। ठीक है, हमने वॉल्यूम्स पढ़ लिए, मैकेनिक्स हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हम एयर इंस्पायर करते हैं उसकी कंपोजिशन में भी हम सबको पहले से शुरू से बताया जाता है कि 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, और वो एयर जो है 21% ऑक्सीजन कैरी करती है अगर वो ड्राई एयर है। ठीक है, और हमारे एयरवेज में जाके वो ह्यूमिडिफाई होती है। ठीक है, और ह्यूमिडिफिकेशन जो है उसके अंदर वाटर वेपर्स को ऐड करती है। दिस ह्यूमिडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जो है वो ड्राई एयर जो है हर जगह जाके हमें इरिटेट करेगी। ठीक है, सो इंस्पायर्ड एयर के अंदर जो है वो 21% ऑक्सीजन है, और अगर हम उस 21% को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से निकालें तो इसका जो पार्शियल प्रेशर बनता है वो 160 mmHg बनता है। ठीक हो गया, सही है। जब ये एयरवेज में चली जाती है और इसमें वाटर वेपर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रेशर 150 से ये एयर में है। ठीक है, जब ये जो है एयरवेज में चली जाती है, कौन से एयरवेज में, जो अभी कंडक्टिंग जोन है जो कि एनाटॉमिकली डेड स्पेस है, वहां पे पार्शियल प्रेशर 150 mmHg हो जाता है। ये क्यों 10 कम हुआ, क्योंकि इसमें वाटर वेपर्स ऐड हो गए। ठीक हो गया, रही वही 21% कॉम्पोजिशन, लेकिन क्योंकि इसमें वाटर, क्योंकि इसमें डिसाइड अगर मैम रैट की तो मतलब वी हैव टू डेफिनेटली। एक सेकेंड। Okay. Is screen is showing to you? यस मैम। ओके, ठीक है, देखो, हम अगर देखो हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 760 mmHg है। ठीक है, अब ये प्रेशर्स अगर जी आपको याद रखने हैं जो है तो आप सिंपल इस तरह से इसको याद रखो कि इसमें 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसमें जो है हम कहते हैं कि 79% जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, आपको अलग अलग प्रेशर्स याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल जो है जब आपको वैल्यूज यूज करनी हो तो आप यहाँ क्या करोगे, 760 को मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन वो हम सबको याद ही होती है, 0.21 से 0.21% का मतलब है 0.21 या 21 डिवाइड बाय 100, जैसे भी आप करना चाहो, तो आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा जो कि 160 mmHg है। ठीक है, यही 21%, जब इसमें 47 वाटर वेपर्स ऐड हो जाएंगे तो यही 21% ही रहेगा, लेकिन अब ये रिड्यूस होके 150 mmHg हो जाएगा। देखो, जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% नहीं होती, ऑक्सीजन एयर में 21% ही होती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 760 mmHg नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये प्रेशर कम हो जाना शुरू हो जाता है। कंपोजिशन एयर की सेम रहती है, वहां पे भी 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन अब वो 21% 160 mmHg नहीं होगी। यू गेट द पॉइंट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम हायर एल्टीट्यूड पे चले गए जहां पे बैरोमेट्रिक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 600 mmHg है, तो अब जब मैं इसका 21% ऑक्सीजन निकालूंगी, ठीक है, तो मैं 600 का 21% निकालूंगी, तो इट वोंट बी 160 mmHg। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जी मैम। ठीक हो गया, इस तरह से हम निकालते हैं। याद करने का क्या तरीका है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी याद कराती हूँ, 160, 150, 100, 100, ठीक है, और 40। ठीक है, 160, 150, 100, 100 और 40। ठीक है, ये रफ वैल्यूज हैं, इस हिसाब से हम इसको याद करते हैं। 160 एटमॉस्फेयर में, 150 एनाटॉमिकल डेड स्पेस में, 100 एल्विलाई में, ठीक है, 100 जो है आर्टरीज के अंदर, ठीक है, आर्टरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर, और 40 जो है वो वीनस ब्लड के अंदर। 160, 150, 100, 100 एंड 40। ठीक है, अब दिस 100 इज, अभी इसको हम करेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें 2% जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ऐड होगा। क्लियर है ये चीज? तो अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 160, ह्यूमिडिफाइड ट्रैकियल एयर में इट्स 150, ठीक है, एविला के अंदर 100, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड के अंदर अगेन 100। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली 100,
ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है 2% एडमिक्सचर होगा तो इट्स लेस देन 100, तो हम यूजुअली 100 याद करने के लिए रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पे जाएंगे तो 95। ठीक है, और वीनस के अंदर 40। ठीक है, अब अगर आप अप्रिशिएट करो तो देखो ये भी 100 है और ये भी 100 है। इसका क्या मतलब है कि एल्वुलाई के अंदर जितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उतना ही जो है आर्टीरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। एग्री? यस मैम। इन नॉर्मल फिजियोलॉजी जितना एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उतना ही आर्टरीज के अंदर है। जो ये रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस जो होता है 95 में, ये उस वक्त होता है, ये हम सब में होता है रिड्यूस जो 95, कि इसमें 2% एडमिक्सचर होता है वीनस ब्लड का, जो कि ब्रोंक्यूल्स का वीनस ब्लड है, जो कि जो है वाना कावा में ड्रेन होने के बजाय जो है पल्मोनरी वेन के अंदर ड्रेन हो जाता है। ठीक है, दिस वी कॉल द फिजियोलॉजिकल शंटिंग। ठीक है, दिस वी कॉल द फिजियोलॉजिकल शंटिंग। व्हाट इज मैम फिजियोलॉजिकल ये शंटिंग? मैं रिपीट फिजियोलॉजिकल कर रही शंटिंग एक दफा जी। हूँ, the physiological shunting is that कि the 2% of the blood जो कि लंग के ब्रोंक्यूल्स वगैरह को, पल्मोनरी सर्कुलेशन को ऑक्सीजन दे के आया है, ठीक है, उसको करना क्या चाहिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जो है राइट एट्रियम की तरफ ड्रेन होना चाहिए ना, इनवाना कावा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, शॉर्टकट यूज करता है, ठीक है, और वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ड्रेन, पल्मोनरी वेन के अंदर ड्रेन हो जाता है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है। ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होती है। रास्ते में क्या होता है, इसके अंदर 2% जो है वीनस ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, वो एडमिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो 100 जो प्रेशर है जो कि यहाँ इक्विलिब्रेट होके आया था, वो रिड्यूस होके 100 से क्या हो जाता है 95। दिस 95 mmHg, दिस इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल शंटिंग, दिस इज कॉल्ड द physiological shunting. Clear? And this happens in every one of us. This is normal shunting of the blood. ये बात समझ आती है? यस मैम। ठीक हो गया। और वीनस ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 mmHg है। ठीक हो गया। अच्छा, जो एयर हम इंस्पायर करते हैं टेक्निकली उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, या अगर होती भी है तो मैंने आपको बताया था पहले 0.3 mmHg। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम इंस्पायर नहीं करते, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आजकल जैसे स्मॉग वगैरह होती है तो हम यही कहते हैं ना कि एयर का इंडेक्स बहुत खराब हो गया, बिकॉज उसके अंदर ये गैसेस होती हैं जो नॉर्मली गैसेस नहीं होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, जो हम इंस्पायर करें। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड 40 हो जाती है। कहाँ से 40 होती है, क्यों कि यहाँ पे जो ब्लड आता है ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, उस ब्लड के अंदर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड 46 होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वजह से यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली यहाँ पे डिसॉल्व होगी तो ये 40 हो जाती है। ठीक हो गया। और हमारे जो आर्टीरियल ब्लड है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 होती है। तो आर्टीरियल और वीनस ब्लड का जो डिफरेंस होता है वो 40 और 46 होता है। ठीक है, इससे आपको क्या शो होता है, इससे आपको क्या समझ में आता है? मैम एक इसको बार देख के आपको कोई, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इन प्रेशर्स को देख के आपको क्या समझ में आता है? एक सेकेंड सब का देखो मैं क्या बता रही हूँ, ये समझ में आ गया 160, 150, 100, 140 और 95, ये समझ आ गया फिजियोलॉजिकल शंटिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, मैं बता रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर्स। टेक्निकली अगर हम बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए जो हम इंस्पायर करें। ठीक है, हमारे जब हम इंस्पायर ही नहीं कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड तो डेड स्पेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, हम एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, रिमेम्बर दैट? अभी मैंने शुरू में आपको याद करवाया। ठीक यस है, मैम। किस तरह, तो क्योंकि हमारी इसमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिक्स होती है, ठीक है, जहाँ नहीं है, तो वैल्यू मैंने आपको बताया था जो एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड की है वो एल्वुलर कार्बन डाइऑक्साइड से हमेशा लो आएगी, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई थी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, वीनस ब्लड में 46 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रेशर डिफरेंस है। अच्छा रिमेंबर, ये जो सारी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं ये रूल कौन सा फॉलो कर रही हैं, पहले तो हम ये बात करें।
आपके ख्याल में डिफ्यूजन ये कौन सा रूल फॉलो करती है? इट्स अ सिंपल डिफ्यूजन और समथिंग different from the simple diffusion? जी, anyone? How these gaseous exchange occur मैम सिंपल in the, डिफ्यूजन क्योंकि yes, दोनों it's a एयर और मटेरियल में इक्वल है। yeah, what do you understand by the simple diffusion? ठीक है, Exchange of air particles between what is simple diffusion? What is simple diffusion? मैम exchange of From, particles between two yes, medium from the higher concentration towards the concentration। lower concentration, ठीक है, और without using any kind of the carriers or anything, ठीक है, just the movement, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो गैसेस की मूवमेंट हो रही है वो किससे हो रही है? एल्विलाई से कैपिलरी में हो रही है, बीच में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, एग्री, मेम्ब्रेन्स हैं या नहीं है? ठीक है, एल्विलाई की अपनी मेम्ब्रेन होगी, कैपिलरी की मेम्ब्रेन होगी, इसको क्रॉस करके इधर जाना है ना, ठीक है। सो इट्स फॉलोइंग द सिंपल रूल ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक है। और क्यों डिफ्यूजन हो रही है? बिकॉज ये गैसेस जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये दे कैन इजीली क्रॉस द लिपिड बाइलेयर, ठीक है, दीज आर लिपिड सॉल्युबल। तो अगर आप देखो द ग्रेडियंट ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन इज हायर देन द ग्रेडियंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। द रीजन बीइंग कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो ग्रेडियंट पे भी डिफ्यूज होती है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज्यादा है। कितने टाइम ज्यादा है? 20 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। सो लो मैम डिफरेंस ये पे जरा भी, रिपीट कर दे, अ, ये जो पॉइंट अभी आप बता रही थी। जी देखो, ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ 6 mmHg का डिफरेंस है, दिख रहा है? जी और ये डिफरेंस देखो 60 mmHg का डिफरेंस है। यानी जी यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रही है, जितना हम, डिफ्यूजन का क्या लॉ है? जितनी ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। अब यहाँ जी तो आपको डिफरेंस देखो ना होने के बराबर लग रहा है, 40 और 46 में क्या फर्क होता है? जी 6 mm। लेकिन फिर भी डिफ्यूजन हो रही है और बहुत फास्ट हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की जो परमेबिलिटी है वो 20 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन से। कितने टाइम्स ज्यादा है? 20 टाइम्स। जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज्यादा जो है परमेबिलिटी की वजह से उसको बहुत ज्यादा ग्रेडियंट नहीं चाहिए होता डिफ्यूज होने के लिए। ठीक है। क्लियर? इसमें कोई जी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं मैम। एवरीबडी इज क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजन जो कैरी होती है ब्लड के अंदर, ये ऑक्सीजन जो है वो सारी की सारी किससे बाइंड होती है? आरबीसी से बाइंड होती है। और आरबीसी में किससे बाइंड होती है? हीमोग्लोबिन से। सो ऑक्सीजन इज बेसिकली कैरिड बाय हीमोग्लोबिन जी इन आरबीसीज, वी ऑल नो दैट, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसमिट होती है? तो अगर हम कहें तो डिजोल्व फॉर्म में नॉर्मल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ 21% ऑक्सीजन है उस पे डिजोल्व फॉर्म जो है वो सिर्फ 0.3 ml होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे, वी ऑल नो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, यस मैम। इज इट गुड फॉर हेल्थ और इट्स टॉक्सिक? सर अगर इमरजेंसी में नो, हो तो बेनिफिशियल है। कौन सी इमरजेंसी में हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं? मुझे बताओ कहाँ पे बेनिफिशियल है? मैम सीवियर अस्थमा यस, में स्टेटस अस्थमाटिकस। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का मतलब पहले मुझे बताओ, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का मतलब क्या? 100% ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। 100% ऑफ ऑक्सीजन इज हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, यस ओके, मैम। ठीक हो गया। और कहाँ देंगे हम? और कहाँ देंगे? इज इट बेनिफिशियल? कैन वी गिव ब्लाइंडली टू एवरीवन दिस हाइपरबैरिक ऑक्सीजन? नो मैम, ब्लाइंडली हर किसी को नहीं दे सकते। क्या होगा? जल्दी से मुझे कोई बता दे, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैम हाइपरबैरिक स्पॉन्टेनियस ऑक्सीजन? निमोथोरैक्स हो जाता है ना? स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स होगा। देखो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन मींस हाई प्रेशर ऑक्सीजन,
ठीक है। ये हाई प्रेशर ऑक्सीजन हम बहुत लिमिटेड कंडीशंस में यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गैस गैंग्रीन में हम देंगे, ठीक है, जहाँ एनोरोब्स ग्रो कर रहे होंगे। वी कैन गिव इन जो है कौन सा आर्थराइटिस होता है जिसके अंदर हम हाइपोबैरिक ऑक्सीजन देते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस कौन सा वाला होता है एनोरोब वाला, उसमें हम दे सकते हैं। वी कैन गिव इन द जो है एमआई में हम हाई बान पेशेंट में हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली अगर हम हाइपरबैरिक देंगे तो उसका डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा क्या है? डिसएडवांटेज ये कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन विल गेट डिसॉल्व इन द ब्लड एंड वी डोंट वांट द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द ब्लड बिकॉज ऑक्सीजन इटसेल्फ इज वेरी टॉक्सिक। क्यों? सारी की सारी जो इंजरीज होती हैं वो ऑक्सीडेटिव इंजरीज होती है नहीं होती? जितने फ्री रेडिकल्स बनते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। एग्री? Yes, ma'am. ठीक है। सो दैट्स व्हाई नेचर हैज गिवन हीमोग्लोबिन टू बाइंड द ऑक्सीजन, वरना वो डायरेक्टली ब्लड में देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ब्लड में 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में डिसॉल्व ट्रांसफर हो रही है ना। सो व्हाई नॉट द ऑक्सीजन? Why we need the hemoglobin especially to carry the oxygen? Because the dissolved oxygen, high concentration of dissolved oxygen will cause the oxidative injuries. ठीक है? Remember this. So we cannot give hyperbaric oxygen blindly to the patient. ठीक है? Clear है? अच्छा जी। नाउ अगेन एन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि अब जो है एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज द परफ्यूजन लिमिटेड एंड द डिफ्यूजन लिमिटेड। ठीक है, वन टर्म विच वी यूज इज द परफ्यूजन लिमिटेड और द जो है डिफ्यूजन लिमिटेड। ठीक है, अब इससे समझ में क्या आता है? परफ्यूजन लिमिटेड का क्या मतलब है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो इसलिए लिमिटेड है क्योंकि ब्लड फ्लो लिमिटेड आता है। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा आएगा तो गैस लंग के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ज्यादा गैस को एक्सचेंज कर सके। ठीक है। व्हाट इज डिफ्यूजन लिमिटेड? डिफ्यूजन लिमिट का ये मतलब है कि भाई लंग के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ब्लड को प्रॉपरली गैस दे सके। समझ आती है बात? परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड का मतलब समझ में आया क्या है? व्हाट इज मैम एक परफ्यूजन दफा लिमिटेड? रिपीट कर दे। द परफ्यूजन लिमिटेड का क्या? परफ्यूजन का मतलब है ब्लड फ्लो, के लंग के अंदर क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो कम आ रहा है इसलिए जो है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कम हो रही है। अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? डिफ्यूजन लिमिटेड, जिसमें क्या कह रहे हैं कि लंग के अंदर ब्लड फ्लो तो ठीक आ रहा है मगर लंग की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी लिमिटेड हो गई है इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, रिमेंबर हमारे लंग में क्या होता है? हमारे लंग के अंदर जो है अगर ये एक एल्विला है, चलो ये हम 3 एल्विला बना लेते हैं, ठीक है, और ये एक कैपिलरी है जो कि यहाँ पर ब्लू कलर की बना लेते हैं। एक कैपिलरी है जो यहाँ से ऑक्सीजन लेने आई है, ये एल्विला है, इसमें ऑक्सीजन पड़ी हुई है। ठीक है, सही। अब अगर ये एक कैपिलरी है, ठीक है, इसने यहाँ से गुजरना है और ऑक्सीजन लेनी है और यहाँ से जो है उसने वापस चले जाना है, तो अभी वो इतनी जगह से ही गुजरी होती है एंड इट गेट फुल्ली ऑक्सीजनेटेड। समझ में आती है बात? यानी अभी वो लंग के 1/3 ऑफ एल्विला से ही गुजरी होती है, इट गेट फुल्ली ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर ब्लड 3 टाइम्स फास्टर भी आए इधर से तो भी वो लंग में इतनी कैपेसिटी है कि उसको वो फुल्ली ऑक्सीजनेट कर सके। गेट द पॉइंट? ठीक है। सो इन नॉर्मल लंग, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो परफ्यूजन लिमिटेड होती है। यानी ये कि अब देखो यहाँ से ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, अब जब वो यहाँ से गुजरेगा तो ये ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, यहाँ से इसको कोई भी एल्विला और ऑक्सीजन और एल्विला जो है इसको ऑक्सीजन जो है वो नहीं दे रहा। समझ में आई? तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारे लंग में जो गैसियस एक्सचेंज है वो परफ्यूजन लिमिटेड है, डिफ्यूजन लिमिटेड नहीं है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. डिफ्यूजन पर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। अब ये एल्विलाए जो है ये डिजीज्ड है, ठीक है, ये डिजीज्ड है और इनकी यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स हैं ये थिक हो गई हैं।
ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, फाइब्रोसिस हो गया, कुछ भी हो गया, थिक हो गई है, यानी यहाँ पे मेम्ब्रेन्स में प्रॉब्लम है जो प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं कर रही है। ठीक है, अब ब्लड यहाँ से आता है, ठीक है, लेकिन जो है उसको ऑक्सीजन जो है वो पूरी नहीं मिलती है। ठीक है, मैंने ब्लू से शो किया कि अभी ये डीऑक्सीजनेटेड, इसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन लिमिटेड। इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन लिमिटेड। कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई? पहले वाले में क्या था, पहले वाले में एल्विलाई थे, ठीक है, ब्लड आया, अभी इतने से ही गुजरा था कि पूरा का पूरा उसको ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, दिस वाज परफ्यूजन लिमिटेड। ठीक है, कि अगर यहाँ पे ब्लड 3 टाइम्स भी फास्टर आएगा तो एल्विलाई दे आर जो है इक्विप्ड इनफ विद द ऑक्सीजन के उसको दे देंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ कि ब्लड इधर से स्लो ही आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एल्विलाई के मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई फाइब्रोसिस हो गई, कोई एम्फाइसीमा हो गया, कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। तो दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन लिमिटेड। डिफ्यूजन लिमिटेड कब होता है, जब जो है कोई डिजीज कंडीशन हो। ठीक है, यहाँ डिफ्यूजन लिमिटेड कब होता है, जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज हो रही हो। मॉडरेट एक्सरसाइज में भी डिफ्यूजन लिमिटेड नहीं होता। या मैम फिर ब्लड डिफ्यूजन लिमिटेड कब होता है, एक मिनट ये मैं फिनिश कर लूं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो डिफ्यूजन लिमिटेड परफ्यूजन करती है। नॉर्मल लंग, हमारा लंग, नॉर्मल लंग जो है वो परफ्यूजन लिमिटेड मोड पे काम करता है। आप पूछो। मैम ब्लड फ्लो इसके ऊपर इफेक्ट करता है या नहीं? हाँ, वही परफ्यूजन तो हम बात लिमिटेड। कर रहे हैं ना, देखो ब्लड फ्लो, हम परफ्यूजन लिमिटेड का क्या मतलब है, यानी देखो फॉर एग्जांपल परफ्यूजन लिमिटेड का ये मतलब है कि जो है ब्लड अगर 3 टाइम ज्यादा भी एल्विलाई में आएगा, जितना कि अभी रेस्टिंग में आ रहा है उससे 3 टाइम ज्यादा भी आएगा, तो भी लंग के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सारा का सारा ब्लड ऑक्सीजनेट कर देगा। ठीक है, सही है। अगर ब्लड में ऑक्सीजनेशन का प्रॉब्लम नहीं होता लंग की वजह से, लंग दे आर फंक्शनिंग नॉर्मल। ठीक है, कार्डिक आउटपुट जो है वो उसकी लिमिट अचीव हो जाती है, जो हम कहते हैं ना कि हमारा स्टैमिना रीच हो गया, वो लिमिट क्या होती है, कार्डिक आउटपुट की लिमिट होती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सो नॉर्मल फिजियोलॉजी में गैसेस एक्सचेंज इज परफ्यूजन लिमिटेड। डिफ्यूजन लिमिटेड कब होगी, जब डिजीज लंग है। ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, या फिर कोई बंदा बहुत ही स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, और वो उसका हार्ट जो है बहुत ज्यादा वो एथलेटिक हार्ट है कि वो इतना ब्लड पंप कर रहा है कि लंग की डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है उससे एक्सीड हो गया कार्डियक आउटपुट। बट दिस डज नॉट हैपन इन अ नॉर्मल और मॉडरेट एक्सरसाइज। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? जी, is this clear or is this not making any sense to you? मैम ओके, डिफ्यूजन लिमिटेड में अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर ज्यादा हो तो फिर ब्लड उसका देखो, effect? ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, तभी तो बता रही हूँ कि ब्लड फ्लो नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी लंग्स दे आर नॉट केपेबल टू गिविंग ऑक्सीजन टू द ब्लड। दिस हैपेंस इन द एम्फाइसीमा, जो अभी हमने बात की थी हाइपोक्सीमिया की। ठीक है, जो यस हमने मैम। बात की थी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें ब्लड तो आ रहा था ना लंग में। ठीक यस है, मैम। ब्रोंकाने अबे तो कैसे हाइपर कैपनिया और हाइपोक्सीमिया हो रहा था, क्यों हो रहा था, बिकॉज दिस इज डिफ्यूजन लिमिटेड। लंग के अंदर प्रॉब्लम है, इट्स लंग इज नॉट एबल टू गिव ऑक्सीजन टू द ब्लड। ओके मैम, क्लियर। Clear? Is this clear to क्लियर। everybody? Yes, ma'am. Okay, good. So now a very important, that is the oxygen hemoglobin dissociation curve along with the hemoglobin. ठीक है, we all know that the RBCs जो है they contain hemoglobin, and for containing this hemoglobin they sacrifice all their organelles. ठीक है, सही है। तो जिसकी वजह से इसके पास खुद माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, सो द ऑक्सीजन विच कैरिड बाय आरबीसी इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द आरबीसी, रिमेंबर दैट। ठीक है,
RBCs they are the basically they are meant to carry the oxygen. इनके अंदर खुद जो है, इनके अंदर खुद जो RBCs के अंदर जो प्रोसेस होता है that is anaerobic glycolysis. खुद ये ऑक्सीजन ही यूज करते हैं बिकॉज उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे अंदर, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसकी 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती है। ठीक है, अभी हम फीटल हीमोग्लोबिन की भी बात करेंगे। सही है। और जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स होती है। ठीक है, इसको हीमोग्लोबिन F कहते हैं, इसको हीमोग्लोबिन A कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, हम सबको पता है। अभी मैं कुछ चीजें बिल्ड कर रही हूँ तो आपको फिर आगे से बताती हूँ। ये हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है, इसमें आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, एंड दिस फेरस कैन कैरी द ऑक्सीजन। अगर ये फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक का मतलब होता है +3 +2 में, तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैम अच्छा जी। प्लीज जरा दोबारा अब रिपीट कर दे। कौन ये सा वाला पॉइंट हेमोग्लोबिन, बेटा? मैम ये आपने बताया कि एडल्ट में 2 गामा 2 बीटा होते हैं और फीटस में 2 गामा में 2। अडल्ट में 2 अल्फा एंड 2 गामा। ठीक है, फीटस के अंदर जो है वो अडल्ट में 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे, और फीटस के अंदर 2 अल्फा और 2 गामा होंगे। 2 गामा होंगे। और उसके ठीक हो बाद गया। वाला जो पॉइंट है HbA और उसके बाद ये LPF कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें जो आयरन होता है, जो हीम होता है, हीम के अंदर जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, +2 फॉर्म में। ठीक है, फेरिक फॉर्म में जब आयरन कन्वर्ट होगा तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसकी हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। जब आयरन जो है फेरस फॉर्म में है, ठीक है, +2 की फॉर्म में, तो ये ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अगर +3 में होगा यानी फेरिक हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। और इस फॉर्म में जब वो फेरिक फॉर्म में हो जाए तो इसको हीमोग्लोबिन नहीं कहते, अब इसको मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं, या मीथ हीमोग्लोबिन, जो भी आप बोलते हो उसको। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, हमारे ब्लड में 2% हीमोग्लोबिन मेट हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन फेरिक फॉर्म में होता है और ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है इस ये जो है मेट हीमोग्लोबिन कैसे वापस से फेरिक कैसे फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके लिए जो एंजाइम होता है वो होता है हमारा वो जो HMP शंट वाला एंजाइम होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम जो है इस फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये एंजाइम जो है साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, ये किसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो HMP शंट का एंजाइम जो होता है इस फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जब तक ये एंजाइम्स होते हैं RBCs के अंदर, जब तक वो एंजाइम्स जो कि राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर बना के गए होते हैं और फिर उसके बाद खत्म होते हैं, तो तब तक इनका लाइफ स्पैन रहता है 120 डेज। उसके बाद क्या होता है, ये बूढ़े हो जाते हैं, और जब ये छोटी छोटी कैपिलरी से, स्पेशली स्पिन की कैपिलरी से गुजरते हैं, तो इनकी प्लाबिलिटी खत्म हो जाती है, तो ये RBCs रप्चर्ड हो जाते हैं वहां जाके। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो मेंटेन्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई द fetus need a different kind of hemoglobin। कभी सोचा नेचर ने फीटस को फीटल हीमोग्लोबिन क्यों दी है? अगर ये मैम हीमोग्लोबिन होती उसके पास तो क्या होता? मैम HbF जो है मैम वो गैसेस उसका एक्सचेंज उस equilibrium तरह से ज्यादा है। नहीं हो पाता। थोड़ा सा डिटेल में मतलब बताओ कि क्या होता है गैसियस एक्सचेंज को। मैम जो होती है हमारी बीटा चेन की निस्बत जो गैमा चेन होती है, तो उसकी जो अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, हम्म तो वो हम्म तो कम होती है, तो उससे इजीली गैसेस एक्सचेंज होता था जब हमारी फीटल हीमोग्लोबिन होगी। ठीक हो गया, वेरी नाइस। ठीक है, हीमोग्लोबिन ए वर्सेस हीमोग्लोबिन ए, अगर ऑक्सीजन लेनी होगी तो ये हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन क्यों देगी? नहीं देगी ना। और ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजनेटेड, जो हीमोग्लोबिन जो फीटस में सप्लाई करे, ये ऑलरेडी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मदर का फीटस को ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये सेम एफिनिटी यहाँ पे भी अगर 50 kg है और यहाँ भी 50 kg है,
तो बैलेंस है ना ये, तो ये इसको क्यों देगा अपना वजन जब ये बराबर है तो, ठीक है, ये नहीं देगा इसको अपना वेट, ठीक है। तो जो है अगर जो है यहाँ पे उसने ऑक्सीजन लेनी है इधर से, तो इसको मोर पावरफुल होना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेचर ने इसको फीटल हीमोग्लोबिन दी है। ये इसमें एबिलिटी होती है कि ये इससे ऑक्सीजन खींच सकती है, ठीक है, सही है। तो रिमेम्बर, अब हमने जो याद करना है वो हमने याद करना है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत ज्यादा तंग भी करता है, कंफ्यूज भी करता है। अब ये कर्व क्या बताता है, पहले तो हम ये देख लें। ये कर्व बताता है कि कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कितनी सेचुरेशन होगी। अब रिमेम्बर, जो एक बात मैं बताना भूल गई कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर, ये तो हमने कहा ना, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ठीक है। और ये जो है कैरी कितने करती हैं, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करती हैं। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करती है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करती है। 2 अल्फा से बाइंड होंगे, 2 बीटा से बाइंड होंगे, ठीक हो गया। जब हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है या हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है। जब मैं कहूंगी ना हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, इसका ये मतलब है कि हीमोग्लोबिन के चारों ग्लोबिन चेन्स के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दे आर बाइंड टू इट, ठीक है। जब मैं कहती हूँ हीमोग्लोबिन इज 75% सैचुरेटेड, इसका ये मतलब है कि इनमें से किसी एक चेन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। जब मैं कहती हूँ हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, ठीक है, इसका ये मतलब है कि इनमें से जो है 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और जो है 2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और जब मैं कहती हूँ हीमोग्लोबिन इज 25% सैचुरेटेड, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन 4 में से एक के पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इज दिस क्लियर? व्हाट इज 100% सैचुरेटेड, व्हाट इज 50%, व्हाट इज 75% सैचुरेटेड, ठीक हो गया, ओके। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या कहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये कहता है कि कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है, कितनी हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि एल्विलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था वो 100 mmHg था, ठीक है। और वही पार्शियल प्रेशर जो आर्टियल ब्लड में 100 mmHg आया, तो 100 mmHg पे 100 mmHg पे, ठीक है, हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 150 mmHg भी कर दूं, तो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन 100 से ऊपर तो नहीं जाएगी ना, 4 से ज्यादा वो 5 को तो नहीं बाइंड कर सकती ना। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाऊंगी, तो वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जो होगी वो ब्लड में डिजोल्व होगी, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगी। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। दैट्स व्हाई द हाई प्रेशर ऑक्सीजन दे आर डेंजरस, क्योंकि वो आगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से तो नहीं बाइंड हो सकती है। एग्री? यस मैम। जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाओगे उतनी उसकी टॉक्सिसिटी होगी, वो उतनी डिजोल्व होगी, उतनी वो फ्री रेडिकल्स बनाएगी, ठीक है। तो अगर 100% पे हीमोग्लोबिन इज 100% सेचुरेटेड, ठीक है। अगर अगर हमने कहा था वीनस ब्लड के अंदर प्रेशर है ऑक्सीजन का 40 mmHg, कहा था, याद है आपको? 160, 150, 100, 140, 160, 150, 100, 140, ठीक है। तो लैग क्यों करता है ये, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 है, स्क्रीन मूव हो रही है मेरी? ओके, हो गई। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, उस वक्त हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन कितनी है, कोई बताएगा? मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये 40 है, ठीक है। इस वक्त हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन आपको कितनी दिख रही है, और इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? यस, 75। इसका मतलब क्या है? सबको दिख रही है 75, इसका मतलब क्या है, इसमें से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैम कि इसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अटैच है।
इसका क्या मतलब, यस वेरी गुड, इसका क्या मतलब है कि आर्टिरियल ब्लड के पास अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन थे, तो वो 100 था। ठीक है, तो 100 था, तो वीनस ब्लड के पास अभी भी कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है? मैम 1 नहीं, अभी आपने 40 है। बताया, देखो 40 mmHg पे कितने हैं, 75% का क्या मतलब है? 3। 40 mm यानी 3 है। इसका क्या मतलब है कि जब वो पूरा घूम के आ गया, उसने ऑक्सीजन, हर हीमोग्लोबिन ने कितनी ऑक्सीजन दी? 1 ऑक्सीजन। सिर्फ 1 ऑक्सीजन दी। नॉर्मल रेस्टिंग में हमारी जो यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट है, जी ये यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट हुआ ना, कि उसके पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, वो ब्लड दे ऑक्सीजन दे के आ गया, उसने बड़ा काम किया, उसने कहा मैं ऑक्सीजन दे के आया, लेकिन एक्चुअली जब वो वापस आया तब भी उसके पास 3 ऑक्सीजन थी। यहाँ पे उसका ठीक प्रेशर है। 100 था, जब वापस हाँ आया तो उसका प्रेशर 75 था। 75 तो ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और जब हम इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि रेस्टिंग में उसने सिर्फ एक ऑक्सीजन दी, तो हमारे पास अभी मार्जिन है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो वो 2 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दे देगा। रिमेंबर, वो अपना आखिरी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कभी भी नहीं देता अनटिल एंड अनलेस के ऑक्सीजन बंद हो जाए उसको मिलना। ठीक है, यानी कि हाइपोक्सिया की ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए जहां पे कि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही हो। हीमोग्लोबिन हमेशा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमेशा अपने साथ बाइंड रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन भी दे देगा तो हीमोग्लोबिन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो टाइट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक हो गया? क्लियर मैम है ये एक चीज? मॉलिक्यूल होना चाहिए बाकी मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए, इस वजह से बाकी वो अपना एक मॉलिक्यूल्स मॉलि क्यों हमेशा रखता है? अच्छा, अगर ये एक भी वो दे दे तो फिर ये बाकी मॉलिक्यूल्स को बाइंड मुश्किल से करेगा, मतलब हाँ, नहीं बाइंड करने, पॉसिबल। यस, दैट वी कॉल द टी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टाइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ओके मैम। ठीक हो गया? जी। अब